हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल्स का 22nd वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस डिस्कस करे थे। थर्ड केस जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग था। क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग वाले केस अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं। उसके क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे आपको और थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने अभी उसको रोक रखा है। डिस्कस उसको जरूर करना है मैंने, बट थोड़े टाइम के बाद। उससे पहले हमने आज ये वाला केस करना है। अब ये केस क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हैं, कुछ बाहर के भी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं और स्पेशली मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा इस फॉर्म की। पहले इस फॉर्म को पहचान लेते हैं। यह है क्या, मैंने इसका नाम दिया है केस 1। केस 1 हमने डिस्कस किया हुआ है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। तो केस 1 के आगे मैंने लिख दिया एक्सटेंशन, मतलब ये केस 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें कुछ हम लोग नया नहीं सीखना, ये केस 1 का ही पार्ट है। तो हमने अब क्या करना है इसके अंदर, पहले देख लें ये है क्या। सब्स्टिट्यूशन विदाउट डिफरेंशिएशन। सब्स्टिट्यूशन विदाउट डिफरेंशिएशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन विदाउट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन करते थे किसी भी वेरिएबल को टी के फॉर्म में या जेड के फॉर्म में या यू के फॉर्म में, तो हमेशा डिफरेंशिएट करके डीएक्स की वैल्यू निकालते थे। मतलब ओरिजिनल वेरिएबल में जो डी का फॉर्म होता था उसकी वैल्यू निकालते थे न्यू वेरिएबल के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे वो काम नहीं करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन तो यूज करना है लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है। फिर सब्स्टिट्यूशन का रोल है क्या, ओनली फॉर कैलकुलेशन। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और कैलकुलेशन कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन का। और पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग मैंने पहली क्लास में आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन के, कि किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट में तोड़ देना, पार्ट पार्ट करना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले आप इसके क्वेश्चंस को देख लें। अच्छा, इसमें ये एप्लीकेबल कहां है, इसकी एप्लीकेबिलिटी ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा है, व्हेन ऑल वेरिएबल्स, मतलब x के फॉर्म में हो या sin x के फॉर्म में हो या cos x के फॉर्म में हो, all variables in numerator and denominator are same। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सारा वेरिएबल सेम होता है, एक चीज और इसके साथ होना चाहिए कि उसके डेरिवेटिव मौजूद नहीं हो, है ना। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं ऑफ विच डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था, क्वेश्चन में करके सीधा देखना है हमने। नॉट अवेलेबल इन न्यूमरेटर, ऑब्वियसली इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे लेकिन उसको डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना। तो पहले क्वेश्चन समझिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखें, पहला क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल 14 लिया है ना, और दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी के 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 लिया है। इन दोनों क्वेश्चन में खास बात देखेंगे और बाकी के भी क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सर आज से पहले भी तो एक्स स्क्वायर हुआ था लेकिन हमने ऐसा काम तो नहीं करा था। तो आगे देखें कि कहीं भी आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद होता है, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते और एक्स डीएक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते dt/2 और फिर हम इसको पार्शियल पे तोड़ सकते थे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां भी क्या है, सारे वेरिएबल्स क्या है, एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद नहीं है।
अब ये बाहर के कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, देखे ध्यान से। 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, सारे वेरिएबल क्या है कॉस एक्स, लेकिन हमारे पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स कहीं अवेलेबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन सारे वेरिएबल क्या है हमारे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये दोनों थोड़ा सा आगे सॉल्व होकर के ये फॉर्म में आएगा अभी फिलहाल। तो हमारा क्या कंसेप्ट बन गया, अगर आपके सारे वेरिएबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम है और उसके डेरिवेटिव हमारे को कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ दें। तो ऑब्वियसली बात है, पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 में ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 14 है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी या वाई, और लिख लो ओनली फॉर कैलकुलेशन। नहीं लिखना है ना लिखें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ओनली फॉर कैलकुलेशन, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर। जब डिफरेंशिएट नहीं कर रहे तो इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा बन जाएगा प्योर अलजेब्रिक फॉर्म। देखो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4। अब देखो आपका ये क्या बन गया, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। अब आप इसको तोड़ दें किसमें, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। ये हमारा टूट गया। अब a और b आप फटाफट निकालें वीडियो पॉज करके और बताएं, और फिर हम a और b की वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो t की वैल्यू हमने पहले क्या पुट करे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 1। आप सॉल्व कर लें, आप आंसर टैली कर लेना ये और b की वैल्यू। t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो -1 इज इक्वल टू a -1 और प्लस 4 दैट इज 3 प्लस 0। तो a की वैल्यू निकल गई हमारी -1/3। फिर x की वैल्यू क्या पुट करें, -4, तो ये -4 इज इक्वल टू 0 प्लस b -3। तो ये b की वैल्यू मिल गई हमारे को 4/3। और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमने क्या पुट करना, पुट a इज इक्वल टू -1/3 and b is equal to 4/3 in equation number 1। तो ये क्या बन गया हमारा, t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 4 इज इक्वल टू -1/3 t प्लस 1 प्लस 4/3 t प्लस 4। अब हमने यहाँ पे सारे t के जगह पे क्या करना, वापस एक्स स्क्वायर डालना। तो हमारा क्वेश्चन यूं कुछ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ साथ इंटीग्रेशन और dx भी लगा दें हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू -1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो आप आंसर बड़े प्यार से लिख सकते हैं इसका, -1/3 इंटू 1/a tan इनवर्स x/, प्लस 4/3 1/a tan इनवर्स x/। ये हमारा आंसर। तो बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने इन क्वेश्चंस में करना क्या है। मेन मुद्दा यही है। अगर आपको ये फटाफट क्लिक करता है आपके दिमाग को, तो फिर क्वेश्चन में इतना कुछ दम रहता नहीं है। यही फॉर्म की ताकत है। डे 1 से मैं कह रहा हूं, अब इस चीज को आप फील भी कर रहे होंगे कि फॉर्म अगर आपको रिकॉल हो जाता है अच्छे से, तो इंटीग्रेशन के डिफिकल्टी लेवल को ये 70% से रिड्यूस कर जाता है, घुटने पे आ जाता है आपका इंटीग्रेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें,
एग्जाम्पल 14 को मैंने सॉल्व करके दिया। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट में ए और बी की वैल्यू आप चेक कर ले, बाकी तो सारा कुछ हमारा इसके अंदर हो गया। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, इसमें कुछ पुराने कंसेप्ट लगने हैं जिसको अभी तक हमने नहीं किया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 1, देन वी विल गो फॉर एग्जांपल 18। स्क्रीनशॉट। चलिए, जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सारे वेरिएबल हमारे x स्क्वायर के फॉर्म में है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है, तो हमने x स्क्वायर को t पुट करना फॉर कैलकुलेशन, है ना। तो इसका मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, तो हमारा इंटीग्रल ब्रेक हो गया t+1 अपॉन t+1 t+2 और 2t+1 इज इक्वल टू a अपॉन t+2 प्लस b अपॉन 2t+1। इसी में हमने वैल्यू पुट करना है, तो हमारा जो आएगा वो इस तरह से आएगा एलसीएम लेकर के। तो t की वैल्यू पहले हमें -2 पुट करनी है, यहां से इसको 0 रखना है, तो हमारे पास बन जाएगा -2 + 1 दैट इज -1, -2 into 2 -4 + 3 -3a + 0। तो a की वैल्यू मिल गई 1/3। अब t इज इक्वल टू पुट करना है हमारा -1/2, क्योंकि ये हमारा 0 रखेंगे तो t की जगह पे -1/2 आएगा। तो आप पुट करें जरा -1/2, तो हमारे को क्या मिल रहा है -1/2 + 1 दैट इज +1/2 इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाना है, और ये प्लस b -1/2 + ½ -1/2 + ½ you will get 5/2 I think so 3/2 -1/2 + ½ तो -1 + 4, तो b की वैल्यू मिल गई हमारे को 3। बड़े प्यार से इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा t+1 अपॉन t+2 2t+1 इज इक्वल टू -1/3, और यहां पे आ गया हमारा t+2 + 3, यहां आ गया हमारा अपॉन 2t+1। अब x स्क्वायर डाल दें t की जगह पे, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये x स्क्वायर + 2 2x² + 1 dx इज इक्वल टू -1/3 dx अपॉन x² + 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिखेंगे +3। इसका 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, क्योंकि हमने, और यहाँ पे ये dx ये x² + 2 कॉमन लिया है, तो 1/√2 का स्क्वायर। समझ लेते हैं हमने 2 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि x² का कोएफिशिएंट को +1 बनाना है, हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 1/2 आया, और 1/2 को हम लोग 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर विल गेट -1/3 1/a tan इनवर्स x/a plus 3/2 1/a that will be √2 tan inverse x upon 1/√2 x √2 प्लस सिंपल सा कैलकुलेशन था। बस बात वहीं आकर के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि आपको फॉर्म हिट कर रहा है नहीं, प्रॉपर आप फॉर्म को प्रॉपरली रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर फॉर्म को रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पूरी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आप फॉर्म को प्रॉपरली रिकॉल कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं।
चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको लिख करके दिया है, खुद डिसाइड करें कि हमारा वेरिएबल सारा सेम है बट उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है हमारे पास। cos x का डेरिवेटिव sin x ना तो कहीं है ना दूर दूर तक बन सकता है। अगर मैं इसको हाफ एंगल में भी लेकर के जाता हूं तो sin x/2 और cos x/2 दैट इज tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। फिर इस cos x को क्या करेंगे तो हमारा यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो बेटर है हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। उसका फायदा ये होगा कि नीचे cos x रहेगा तो उसको sec x बना के इंटीग्रेशन, और ये 2 cos square x/2 sec square x/2 बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट cos x is equal to t, that is only for कैलकुलेशन, हमें ब्रेक करना है ना। तो हमारा इंटीग्रल जो बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, सॉरी इंटीग्रल नहीं बनाना हमने, फ्रैक्शन हमारा जो बन जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी 1 प्लस ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। इसी में हमें पुट करना है ए और बी की वैल्यू। अब तो ये हमारी आदत हो चुकी है, पुट टी इज इक्वल टू 0 पहले केस में, तो हमारा जो मिलेगा 1 इज इक्वल टू, सॉरी पहले मैं आपको लिख दूं, 1 माइनस टी इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 प्लस बी टी। तो पुट टी इज इक्वल टू हमने पहले 0 पुट करना है, तो ये हमारा बन गया 1 इज इक्वल टू 0 ए प्लस 0। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमारे को 1। आगे हमें टी इज इक्वल टू -1 पुट करना है, तो यहां से हमारे 1 माइनस -1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2b। तो b की भी वैल्यू क्या मिल गई 1। ये स्ट्रेंज है, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम तो है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ, तो गलती तो मिल गई, ये हमने t के जगह पे -1 करना था, तो यहाँ 2 किस खुशी में कर दिया, यहाँ पे -b होगा। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया -1/2। आई थिंक सो, एक बार दोबारा से आप चेक कर लें। तो b की वैल्यू हमारी आ गई -12। 1 माइनस -1 दैट इज +2 प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा, और माइनस टी की जगह पे 1, तो ये हमारा -1/2। तो पुट करें ए और बी की जगह पे वैल्यू, तो 1 माइनस टी अपॉन टी टी प्लस 1 इज इक्वल टू, ए हमारा 1 था तो 1 अपॉन टी, बी हमारा -1/2 था तो ये टी प्लस 1। अब हमारा इंटीग्रेशन आप कंप्लीट कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स dx अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। is equal to 1 upon cos x integral of -1/2 cos x plus 1। ये बन गया हमारा sec x, ये हमारा बन जाएगा 2 cos square x/2। ये बन गया log मॉड में sec x plus tan x -1/4 sec square x/2। This will be tan x/2। log sec x plus tan x 1/4 tan x/2 अपॉन 1/2, तो इंटू हो जाएगा ये 2 से। तो फाइनल आंसर अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हमने लिखा log sec x plus tan x माइनस 2 to the 4 1/2 tan x/2 प्लस। तो ये देखने में तो बहुत नॉर्मल लग गया क्वेश्चन में, सिर्फ रीजन ये था कि आपको ये पता लग गया
करना क्या है। करने के बाद ये प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत आसान हो जाता है। अब यही सारे क्वेश्चंस बहुत टफ क्वेश्चन में से माने जाते हैं। अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से यूज करना है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता इन सब क्वेश्चन को छेड़ने का, ये होगा ही। तो अगर आपको फॉर्म, फिर कह रहा हूं, रिकॉल अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस बहुत स्मूथली होते चले जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18 पे चलता हूं। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन स्कूल एग्जामिनेशन। तो ये सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि वेरिएबल सारे हमारे क्या हैं, सेम है। तो और इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, तो हमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना तो है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट करते किस चीज के लिए, हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए। और इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो देखना होता है, वो देखना है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है या नहीं है। दो वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर बन चुके हैं, आई थिंक 18 एंड 19 या 19 या 20, नहीं 20 तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का ही था। 18 एंड 19 दो वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो सर इससे पहले आपने क्यों वाली बात करी, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन में देखा था ऊपर की डिग्री अभी तक स्क्वायर थी, नीचे सब में स्क्वायर से ऊपर था, जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन के अभी तक हमने क्वेश्चन कराए। और पीछे अगर हमने ये भी होंगे तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, ऊपर की डिग्री चेक करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिग्री 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिग्री 4। तो दोनों की डिग्री इक्वल है, तो इसलिए सबसे पहले हमें डिग्री को, न्यूमरेटर को छोटा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें रफ में एलडीएम करना पड़ेगा। और एलडीएम करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको आप बाहर रखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, दैट इज 7x स्क्वायर, और प्लस 12, ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर हमारा अंदर जाएगा, x स्क्वायर x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2। आपको मल्टीप्लाई करना है, आप आराम से कर सकते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए हमारे को 1 चाहिए, तो ये हो गया x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 12 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12। और अगर मेक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो उसका भी प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। चलिए फटाफट हम लोग इसके ऊपर आते हैं। ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस 10। तो दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट, therefore your integral will be written as quotient plus remainder अपॉन डिनोमिनेटर। और जब डिनोमिनेटर लिखने जाएंगे तो हमारे को उस फॉर्म में नहीं, इसी फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर फॉर्म जरूरी होता है। चलिए, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया कि अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको फटाफट दो इंटीग्रल में आप लिख दें। तो जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है उसको आई नाम दे दें, और ये 1 dx हो गया पहला इंटीग्रल, और दूसरा इंटीग्रल जो हो गया हमारा, माइनस कॉमन ले लें आप, 4x प्लस 10, चाहे तो आप 2 भी कॉमन ले सकते थे, बट रहने दें, इतने सारे कॉमन लेने के लिए थे या परेशान हो जाएंगे। अगर आप ले सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं तो जरूर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या करें, I1 लेट करें, सॉल्व करने में आपको आसान होगा। पहले यहां तक देख लें, हमने क्या करा, रिड्यूस करा कि हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर जो है इंटीग्रेटेबल फॉर्म में आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसको I1, तो I1 की वैल्यू जो हो गई हमारी, I1 की वैल्यू, एक सेकंड, दिस इज 4x स्क्वायर, आई थिंक, हाँ 4x। तो I1 जो हमारा बन गया, वो बन गया 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3,
एक्स स्क्वायर प्लस। अब जरा इसके नियति को देखें, मतलब इसके कैरेक्टर को देखें, तो हमारे को क्या पता लग रहा है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, ऑल वेरिएबल्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमारा ये कंसेप्ट आ गया पलट के, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओनली फॉर कैलकुलेशन। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट बार बार मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अब ये हमारा इंटीग्रल बन गया, सॉरी इंटीग्रल नहीं, फ्रैक्शन बन गया 4t प्लस 1 दैट इज t प्लस 3 एंड t प्लस 4 ब्रैकेट में। तो इसको आप ब्रेक करें, t प्लस 3 प्लस b के नीचे t प्लस 4, फटाफट आप a और b की वैल्यू निकाल दे और इंटीग्रल में हमने पुट करना है वापस। तो हमारा ये बन जाएगा 4t प्लस 1 इज इक्वल टू a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 3, पुट t इज इक्वल टू -3। तो पुट t इज इक्वल टू -4, तो हमने t इज इक्वल टू -4 पुट किया, तो ये 4t प्लस 10 था, तो -16 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस b। तो ये हमारा 16/10 हो गया -6/10, दैट इज b की वैल्यू हो गई 6/10, दैट इज 3/5। आई थिंक एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। अब t की वैल्यू हमने -3 पुट करनी है, तो दिस इज -12 प्लस 10 -2, और यहां हमारा ये वाला पोर्शन हो जाना 0। -3 प्लस 4 इज ओनली a, तो a की वैल्यू हो गई हमारी -6। आया कहां से, -6/10 कहां से आ गए, तो b की वैल्यू -6, और यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे को, तो -2 दिखाई दे रहा है। बच्चों आप चेक कर लीजिएगा, a की वैल्यू -2, राइट है, a की वैल्यू -2। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू फटाफट से हमने पुट करना है, तो आपने इस इंटीग्रल में फटाफट आप वैल्यू पुट कर दें। 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 अपॉन इंटू t प्लस 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू -2 है, तो -2 अपॉन t प्लस 3, और b की वैल्यू अब पता नहीं है सही है या नहीं है, आपने a की वैल्यू रखी है -3, तो -12 प्लस 10 -2, यस, और b की वैल्यू निकली है -6 है, b की वैल्यू निकली है 6, b की वैल्यू निकली है 6, तो प्लस 6 अपॉन t प्लस 4। आप कैलकुलेशन पोर्शन चेक कर लेना, मेरे से कैलकुलेशन आज हो ही नहीं रही है। तो ओरिजिनल इंटीग्रल जो हमारा I1 बन गया, वो बन गया 4x² x प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3x² प्लस 4 dx इज इक्वल टू -2 बाहर है, dx अपॉन x² प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 6 बाहर है, dx अपॉन x² प्लस 2 का स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू मिल गई हमारे पास -2 1/a tan इनवर्स x बाई, फटाफट जल्दी जल्दी कर लो, बहुत आज कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, प्लस 6 1/a tan इनवर्स x बाई। तो फाइनल आंसर I इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x था, साइड में माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस था, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ये 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -2 3 6 tan इनवर्स x/2। आई थिंक सारा प्रोसेस ठीक है।
सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कैलकुलेशन इज करेक्ट। बाकी कैलकुलेशन को सर आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि सबसे पहला स्टेप आप अगर मिस करोगे कंसेप्ट को तो आपके क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, और एक बार इंटीग्रेशन के लंबे क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में चले जाने के बाद उसको राइट पाथ पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत से कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आप देख लें इतने छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पे हमने यूज किया कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ये था। और इसके पीछे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपको डाल रखे, स्क्रीनशॉट ले। 2 क्वेश्चन मुझे पता है मैंने मिटा दिए, sin x अपॉन sin 4x, तो वो अभी हम इसके लिए लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, sin x अपॉन sin 4x। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं, आप लोग ट्राई करें, फिर आगे हम लोग मिलते हैं। sin 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला खोले, 2 sin 2x cos 2x, फिर sin 2x का हाफ एंगल खोले आप, 2 sin x cos x, तो ये sin x कैंसिल हो जाएगा। चलिए देख कैसे करना हमने। तो sin x अपॉन sin 4x को खोला हमने 2 sin 2x cos 2x, फिर sin 2x को खोला हमने 2 sin x cos x, और ये वाला cos 2x। तो अब ये sin x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो अब ये हमारा इंटीग्रल बन गया 1/4 dx अपॉन cos x इंटू cos 2x। अब यहां पे आने के बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब किताब बन जाता है हमारा। तो sin x का हमने तो तोड़ दिया साइन हाफ एंगल फॉर्मूला। अब यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos 2x, तो cos 2x फर्दर खुलेगा हमारा हाफ एंगल में। अब डिसाइड करना हमारे को ये है कि cos 2x का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि उसके cos और sin दोनों के टर्म में होता है, फिर cos के भी टर्म में होता है, फिर sin x के भी टर्म में होता है। तो ये ध्यान रखें इस तरह के फॉर्म में अगर एक cos है तो ये आप sin के फॉर्म में, है ना, sin फॉर्म वाला हाफ एंगल खोलें। अगर ये sin होता तो हम इसको cos के फॉर्म में खोलते। तो क्या है ये, तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री इस पे हेल्दी चाहिए, जो कि होप कि अब हो गया होगा धीरे धीरे। तो cos x हमारा जो खुलेगा वो खुलेगा cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब यहां पे समस्या क्या है कि अंदर और बाहर साइन और कॉस है, न्यूमरेटर हमारा खाली है ना। तो हम जो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा बाहर वाले से करेंगे। अगर बाहर cos x sin x होता, अंदर cos x होता, तो ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, sin x से करते। तो यहां बाहर हमारा क्या है, cos x। तो ये फर्दर आपको पता तभी लगेगा जब मैं इस स्टेप को आपको करके दे रहा हूं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा 1/4 cos x, यहां पे बन गया ये cos स्क्वायर x, और ये बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब शायद आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमने इसको cos x से क्यों मल्टीप्लाई करा। ये cos स्क्वायर बन गया, cos किसका डेरिवेटिव होता है बच्चों, sin का। यहां तो ऑलरेडी sin है और इसको हमने sin बना देना है। क्या करना है, sin बना देना है। तो 1/4 cos x dx अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब sin का डेरिवेटिव cos होता है तो हमने किसको पुट करना है, sin x इक्वल टू t। सर आप तो हमारे टॉपिक बता रहे थे कि यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना, नहीं अभी नहीं, ये हमारा sin का डेरिवेटिव cos x है, इसलिए हमने sin x को t पुट किया। तो cos x dx हमारा क्या बन गया, dt बन गया। cos x dx क्या बन गया हमारा, dt। तो cos x dx हमारा क्या बन गया बच्चों, dt।
तो जब तक हमारे पास डेरिवेटिव है तब तक हमारे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब डेरिवेटिव नहीं होगा और सारे वेरिएबल हमारे सेम होंगे तभी हमने कैलकुलेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखें यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल है ही नहीं, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर, लेकिन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ऑफ व्हिच डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल इन न्यूमरेटर। अब हमने टी स्क्वायर को क्या पुट कर लेना है, y पुट कर लें ओनली फॉर कैलकुलेशन। तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा, सॉरी इंटीग्रल फ्रैक्शन बन जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा टी स्क्वायर को हमने y पुट कर दिया तो ये हमारा बन गया। अब देखिए रिपीटिंग बन नॉन रिपीटिंग है, लीनियर बन गया, तो यू कैन राइट a/1 माइनस y प्लस b/1 माइनस 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आप वैल्यू फटाफट निकालेंगे, 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2y एंड प्लस b 1 माइनस y। अब यहां से इसको 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारा हाफ आएगा, और यहां पे हमारा बनेगा, तो पुट y इज इक्वल टू हाफ, तो 1 इज इक्वल टू ये क्या बन गया हमारा 0 प्लस ये बन गया हमारा b 1 माइनस हाफ इज योर हाफ, तो b की वैल्यू निकल गई हमारी 2। अब हमने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 1 यहां से, तो ये हमारा बन गया 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 प्लस 0। ध्यान से देख लीजिए, y की जगह पर हमने 1 पुट किया तो a इज इक्वल टू बन गया हमारा माइनस। चलिए पुट करते हैं अब हम लोग इसको, 1/1 माइनस y 1 माइनस 2y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी आई है -1/1 माइनस y, है ना, प्लस 1, b की वैल्यू हमारी 1/2y, तो 1/1 माइनस 2। तो अब हमारा इंटीग्रल जो बन गया वो कुछ इस तरह का बन गया, 1/4 dt/1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 dt/1 माइनस 2t, और यहाँ पे 1/4 तो रहेगा मल्टीप्लाई बाहर, तो अब इंटीग्रल बन गया हमारा 1/4, ये माइनस कॉमन ले तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, dt/t स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका भी कॉमन ले ले 2, तो ये बन गया हमारा 1/4 और ये dt/t स्क्वायर माइनस 1/, देख लेते हैं क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लगा सकते थे, बट हमारे को जब मिल रहा है तो माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसका भी कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बन गया हमारा 1/4 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a माइनस 1/4 1/2 a ये हमारा कितना बनेगा 1/2 log p माइनस 1/2 अपॉन p प्लस 1/2। अब आप p की वैल्यू पुट करें, इसका एलसीएम ले लें, तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह का लगेगा 1/2 log t हमने पुट किया था किसको, sin x को, है ना, तो ये बन गया हमारा log sin x माइनस 1 अपॉन
साइन एक्स प्लस 1, ये हमारा 1/√2/8 लॉग एलसीएम लिया तो ये √2 साइन एक्स -1/√2 साइन एक्स प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो छोटा होता है, बट मैंने आपको इस फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन को इस मेथड से किया है। तो काफी कुछ सीखने के लिए इसमें मिल गया हमारे को। देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिवाइज हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है, हमने माइनस कॉमन लेकर के ये सारा कुछ तो रिवाइव हो गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें से रिवाइव हो गया। आपके cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला एक बार हो गया फिर से आपको दिमाग में ताजा, जो कि जरूरी भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा खासा क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत सारे इंटीग्रेशन इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट के ऊपर है, ये वाला कंसेप्ट में हमने क्या करना है। ऊपर खाली है न्यूमरेटर, साइन कॉस अंदर बाहर है, तो बाहर वाले जो भी होंगे उससे मल्टीप्लाई करें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। dx अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ये। तो सबसे पहले साइन 2x का फॉर्मूला खोले, अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। dx अपॉन साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन लिया जाएगा यहां से और बन गया यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ये देखो पहुंच गए हम लोग पिछले क्वेश्चन के फॉर्म में। अंदर cos x है, बाहर sin x है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। तो ऊपर गया sin x, नीचे बना sin स्क्वायर x। समझ में आ रहा होगा लॉजिक। sin स्क्वायर बनाने का तरीका है कि हम इसको cos में चेंज कर सकते हैं, यह इसका लॉजिक है और यह इसका कंसेप्ट भी है। तो cos का डेरिवेटिव sin है, ये sin बन सकता है, सॉरी cos बन सकता है, तो इसको हमने बना दिया sin x dx अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cos x। अब देखो पूरा न्यूमरेटर हमारा cos के फॉर्म में चला गया और डिनोमिनेटर पे हमारा sin x आ गया। तो क्लियर कट है, यहां तक दिखाई आपको दे रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब हमारा अगला स्टेप होगा cos x को क्या पुट करना, t। तो sin x dx हमारा बन गया माइनस dt, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2। तो अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर इस माइनस को कंज्यूम कर सकता है, तो आप इसको इस तरह से लिख दें टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, चलेगा। अब देखो नीचे हमारा क्यूबिक बन गया, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला है। तो अगर मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्वियसली मैं आपको जरूर बता दूंगा कि इस फॉर्म के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग लग रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी खोल सकते हैं। सर फिर लगाएंगे कहां क्वाड्रेटिक, जब बीच में प्लस हो जाए। बीच में प्लस हो जाए तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो और हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया t प्लस 1 t माइनस 1 और 1 माइनस 2। ये ध्यान रखें, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, बीच में माइनस होने के कारण, तो माइनस स्क्वायर के साथ आपको फायदेमंद जरूर मिल लगेगा, लेकिन प्लस में हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, वो फैक्टराइज होगा नहीं, इसलिए हमने उसको क्वाड्रेटिक के साथ लिया। तो अब इसको ब्रेक कर लें हम लोग पार्शियल से 1 अपॉन टी प्लस 1। अब यहां से आप बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, तो हैंडल शुरू करें आप करना, बाद में आकर के टैली कर लेना। हालांकि आज का कैलकुलेशन ऐसे भी ज्यादा गलतियां हो रही है, तो आप अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करें इस कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा पुट होगा एबीसी की वैल्यू, तो 1 इज इक्वल टू ए टी माइनस 1 माइनस 2 प्लस बी इंटू टी प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस सी इंटू टी प्लस 1 टी माइनस। तो बारी बारी से t इज इक्वल टू पहले 1 पुट करेंगे,
तो ये वाला हमारा हो गया 0 और ये बन गया हमारा b के साथ 1 + 1 2 इंटू 1 - 2। तो 1 - 2 जो बन गया वो बन गया -1 और ये बन गया 0। तो b की वैल्यू आपको दिख रही है, b की वैल्यू आपको दिख रही है। मेरे ख्याल से ये आपको दिखना बंद हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो t = 1 हम लोग यहां पे पुट कर लेते हैं। t = 1 पुट करने से हमारे को क्या मिलने वाला है, 1 ये तो बन गया 0 + b 2 इंटू -1 बनेगा ये प्लस 0। तो b की वैल्यू मिल गई आपको 2 इंटू -1 -2 तो -1/। अब t के जगह पे -1 पुट करें तो 1 क्या क्या 0 होने वाला है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। t के जगह पे -1 पुट हो रहा है, बहुत ध्यान से माइनस का कैलकुलेशन, -1 दैट इज -2 और ये हमारा -1 है ना। तो माइनस +2 हो गया, ये +2 + 1 3 +0 +0। तो a की वैल्यू मिल गई -1/6। अब t के जगह पे जो पुट होगा वो होगा हाफ इसके कारण। तो यहां पे भी देख लें, ये वाला पोर्शन हो गया 0 और ये भी पोर्शन हो गया 0 और ये हमारा हाफ + 1 हो गया 3/2 सॉरी प्लस c, हाफ + 1 हो गया 3/2 और हाफ -1 हो गया -1/2। तो c की वैल्यू हमारे को मिलके आ रही है -3/4 है, तो -4/2 ये ठीक है 6 ठीक। यहाँ पे 1 पुट करने से ये -1/2। चलिए अब हम लोग पुट कर देते हैं इसको। ABC की वैल्यू कहाँ पुट होगी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो डायरेक्ट इंटीग्रल पे जाऊं, नहीं सर डायरेक्ट इंटीग्रल पे आप मत जाओ, हमारे को थोड़ा सा काम करने दो। चलिए कोई बात, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल पे नहीं जा रहे हैं। हमने 1/t + 1 इंटू t - 1 अपॉन 1 - 2t इज इक्वल टू a की वैल्यू मिली थी हमें, a की वैल्यू मिली थी -1/6 t + 1। b की वैल्यू मिली थी हमें -½ तो -1/2 t - 1 और प्लस c की वैल्यू मिली है हमें -4/3 तो -4/3 1 - 2। तो ओरिजिनल हमारा इंटीग्रल क्या था, dx ये तो ओरिजिनल इंटीग्रल था हमारा t के फॉर्म में। तो ये गया dt, ये गया dt, ये गया dt और ये गया dt। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी, -1/6 log t + 1 -1/2 log t - 1 -4/3 log 1 - 2t। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट के कारण -2 लग गया, सॉरी -2 लग गया प्लस c। अब t की वैल्यू हमने पुट करनी है cos x। तो -1/6 log cos x + 1 -1/2 log cos x - 1 माइनस प्लस 4 2 2 4 2/3 log 1 - 2 cos x। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो मेरे ख्याल से ये आपको विजिबल होगा, यस है। तो अगर विजिबल नहीं है तो देख सकते। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने करने हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं कराया है मैंने, मुझे पता है। तो एनसीईआरटी को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके आपके भरोसे छोड़ देना है। बता दूंगा इसमें ये केस है, इसमें ये केस है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है।
तो मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज में एक से ज़्यादा क्लासेस नहीं लगनी चाहिए। कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़े से आप मेहनत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन में हमने एक फोर्थ केस अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगा, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग वाला। तो आज के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।